आने वाले 22 तारीख को जब महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन शुरू होने वाला है, तो उस अधिवेशन के ऊपर कई संगठनों ने अपने मोर्चे डिक्लेयर किए हैं। कुछ लोगों ने महाराष्ट्र विधानसभा को घेराव करने का ऐलान किया है। मतलब हमारी संगठन पार्टी के साथ साथ बाकी लोग भी कहीं। इसमें एक जो अच्छी बात है कि महाराष्ट्र में बौद्ध कम्युनिटी और चमार कम्युनिटी इस मामले को लेकर इकट्ठी हुई है। मतलब दोनों ये विरोध कर रहे हैं। इसमें भी दो ग्रुप अगर करें तो बीजेपी के साथ रहने वाले रामदास अठवले, कवाड़े, वहाँ के एक दो और दो तीन नेता हैं, वो उनके एजेंडे को शेयर करेंगे। लेकिन प्रकाश अंबेडकर हालांकि इस मैदान पे अभी तक मैदान में नहीं है। महाराष्ट्र की जो मांग कम्युनिटी है, मातंग कम्युनिटी है, उन्होंने इसको परस्यू किया है। इसमें बीजेपी के जो मातंग समाज के एक दो एमएलसी हैं या दो चार एमएलए हैं, उनको उन्होंने काफ़ी तवज्जो दी है। अब इसमें यहाँ महाराष्ट्र का जो पूर्वाश्रम का महार या आज का बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है, यहाँ उस वर्गीकरण के खिलाफ बड़े बड़े लेवल पे उतरी है। बीजेपी के कई राज्यों में सरकारें तो है, लेकिन हरियाणा छोड़कर उसने सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ये एजेंडा अभी तक टेकअप नहीं किया है। महाराष्ट्र देश का एक सबसे बड़ा सूबा, शेड्यूल कास्ट में जो वर्गीकरण का मसला है उसमें भी महाराष्ट्र में घमासान चल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये खबरें नहीं आ रही होंगी, लेकिन हम इस एपिसोड में महाराष्ट्र में वर्गीकरण को लेकर जो घमासान है, क्या चल रहा है शेड्यूल कास्ट में, उस पर चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। हमारे साथ एडवोकेट सुरेश माने साहब हैं। आप सब लगातार अम्बेडकर नामा पर सुनते हैं। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार पॉलिटिक्स के अलावा सोशल कार्यों में भी लगातार बिजी रहते हैं। उनसे आज महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा है। यही एक बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में आजकल, और वो शेड्यूल कास्ट को इम्पैक्ट करने वाला मुद्दा है। एक तरफ ये जो उपवर्गीकरण का या सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, जिसकी घोषणा मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव के समय हैदराबाद में की थी और बीजेपी आरएसएस के एजेंडे को बिल्कुल साफ किया था। फिर दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त 25 का है फैसला आ गया। गवई जी ने फैसला दिया, खंडपीठ का है और बाकी जजेस है, लेकिन लीड जजमेंट तो गवई की थी, चीफ जस्टिस थे उस वक्त, और उन्होंने क्लासिफिकेशन रिकमेंड किया। ये स्टेट को अधिकार है, ये कह दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पहले जजमेंट ने मना किया था और मंडल जजमेंट में भी आपको याद होगा 13 जजों के खंडपीठ ने कहा था कि भाई क्लासिफिकेशन सब क्लासिफिकेशन ये ओबीसी का हो सकता है, एससी का नहीं हो सकता। लेकिन ये 25 के फैसले ने पलट दिया और ये राज्य सरकार को कहा कि अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। अब ये उपवर्गीकरण की जो प्रोसेस है वो पूरे देश में अभी तक एससी को बड़े पैमाने पे लागू हुई है। कई राज्य कांग्रेस के ज़माने में, टीडीपी ज़माने में, करुणानिधि के ज़माने में उसके चपेट में आ चुके हैं। लेकिन बीजेपी के चपेट में जब ये आए हैं तो बीजेपी का अभी तक कोई स्टेट नहीं है जहां उन्होंने सब क्लासिफिकेशन लागू किया है। कांग्रेस के 2 स्टेट है, हरियाणा में किया है। हरियाणा है, ये हरियाणा में किया है। और कांग्रेस के 2 स्टेट है, कर्नाटका है और ये अभी तेलंगाना है। जेडीयू ने बिहार में किया था, दलित और महादलित वाला, आप जानते हैं। वहाँ तो अपना कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला भी लगा, एक तरह का वो क्लासिफिकेशन वाला। अब बीजेपी के कई राज्यों में सरकारें तो है, लेकिन हरियाणा छोड़कर उसने सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ये एजेंडा अभी तक टेकअप नहीं किया है। इवन उत्तर प्रदेश में नहीं किया, ये सरप्राइज वाली बात है। लेकिन उसने महाराष्ट्र को हाथ लगाया है।
महाराष्ट्र में हालांकि शेड्यूल कास्ट की 59 जातियां हैं, 59, और प्रमुख जो जातियां है वो 3 है। एक तो महार या पूर्वाश्रम के महार और आज के बुद्धिस्ट, फिर एक चमार या उत्तर भारत में अपन चमार बोलते हैं, महाराष्ट्र में चांबार, और मातंग, मातंग तीसरी, मातंग या मांग बोलते हैं उनको। ये 3, बाकी जो है वो बिल्कुल बहुत माइक्रो लेवल की कम्युनिटी है, बहुत छोटी कम्युनिटी है, उनका कोई 1% भी नहीं होगा। अब ये टोटल है महाराष्ट्र में 13%, 13%। अब 13 में कम से कम 8-9% तो महार या बुद्धिस्ट दोनों मिला के आ जाते हैं। फिर 2-3% चर्मकार आते हैं, 4-5%, 3-4% चमार आते हैं, फिर 1-2-3% मातंग आते हैं। बाकी बहुत छोटे हैं, उनका सभी का एक ग्रुप बन जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के यही फैसले का सहारा लेकर अब महाराष्ट्र में वैसे एक कम्युनिटी है, मांग या मातंग कम्युनिटी। उन्होंने 2001 से कुछ न कुछ उनके छोटे मोटे नेता जो नॉन अम्बेडकराइट रहे, जो नॉन फुले शाहू अम्बेडकराइट रहे, उन्होंने मातंग समाज के लिए या मांग समाज के लिए अलग प्रावधान होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, ये मांग चलाई थी। परिणाम था 2003 में एक महाराष्ट्र सरकार ने, तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस कांग्रेस पार्टी के सरकार ने एक कमेटी बिठाई थी। अब उस कमेटी, उसको कहते लहूजी वस्ताद साल्वे कमीशन, उस कमीशन के माध्यम से लगभग 83-84 सिफारिशें मातंग समाज के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए क्या करना चाहिए, उसमें एक सब क्लासिफिकेशन का मुद्दा था। लेकिन उस वक्त की जो भी कांग्रेसी सरकारें रही, उन्होंने सब क्लासिफिकेशन को महाराष्ट्र में हवा नहीं दी थी और बाकी कई सारे मांग को एक्सेप्ट किया गया था। तो ये मामला 2003 से पेंडिंग था। जब मोदी जी ने ऑल इंडिया के ऊपर आरएसएस बीजेपी का ये प्लान सब क्लासिफिकेशन बताया तेलंगाना के लोकसभा चुनाव के समय में, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक तरह से मंजूरी देकर बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा उसको नेशनल लेवल पे जिंदा करने का काम किया, और परिणाम था महाराष्ट्र में फडणवीस ये बीजेपी के मुख्यमंत्री है, एम्बिशियस है, यंग है, उम्र और सेहत उनके साथ है, और आरएसएस का उनके ऊपर वरदस्त है। तो उन्होंने ये हिम्मत की कि भाई आरएसएस बीजेपी का एजेंडा अगर सब क्लासिफिकेशन है तो उसको लागू करने का। तो उन्होंने एक न्यायमूर्ति बदर कमीशन, जस्टिस बदर जो रिटायर्ड जज है, उनका एक कमीशन बनाया, और कमीशन बनाने के बाद उस कमीशन ने रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को दी है। अभी तक वो जो रिपोर्ट है वो सार्वत्रिक नहीं हुई है, उसको सार्वजनिक ना सरकार ने किया है ना कमीशन ने किया है, कमेटी ने किया है। अब जब कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक ही नहीं किया तो महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश निकालकर उसके बारे में राय मंगाई, लोगों के सुझाव मंगाए। पहले तो ये विवाद का मुद्दा रहा कि जब वो कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक ही नहीं है तो उसके ऊपर आप सुझाव कैसे मांग सकते हो। तो ये एक चर्चा का मुद्दा ही रहा, विवाद का मुद्दा ही रहा। लेकिन महाराष्ट्र की जो मांग कम्युनिटी है, मातंग कम्युनिटी है, उन्होंने इसको परस्यू किया है। इसमें बीजेपी के जो मातंग समाज के 1-2 एमएलसी हैं या 2-4 एमएलए हैं, उनको उन्होंने काफी तवज्जो दी है। अब इसमें यहाँ महाराष्ट्र का जो पूर्वाश्रम का महार या आज का बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है, यहाँ उस वर्गीकरण के खिलाफ बड़े बड़े लेवल पे उतरी है, और ये सभी रीजन में सभी छोटे मोटे संगठन, राजनीतिक दल, हालांकि कुछ नेता अभी भी चुप है। अब इसमें भी 2 ग्रुप अगर करें तो बीजेपी के साथ रहने वाले रामदास अठवले, कवाड़े, वहाँ के 1-2 और 2-3 नेता हैं, वो उनके एजेंडे को शेयर करेंगे। लेकिन प्रकाश अंबेडकर हालांकि इस मैदान पे अभी तक मैदान में नहीं है। बीएसपी का आपको पता है कि जब तक लखनऊ में चाबी नहीं हिलती तब तक वो देश में कुछ भी नहीं होता है।
तो बीएसपी तो है ही, उसमें ज़्यादा फ्रंट पे नहीं है। यहाँ के वर्कर इधर उधर कुछ बोले वो एक अलग बात है, लेकिन पार्टी का मैंडेट होना एक अलग बात है। ऐसे हालात में सोशो पॉलिटिकल लेवल में काफ़ी उथल पुथल है। महाराष्ट्र के कई जिलों में, रीजन में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, मोर्चे निकल रहे हैं। अब आने वाले 22 तारीख को जब महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन शुरू होने वाला है, तो उस अधिवेशन के ऊपर कई संगठनों ने अपने मोर्चे डिक्लेयर किए हैं। कुछ लोगों ने महाराष्ट्र विधानसभा को घेराव करने का ऐलान किया है। मतलब हमारी संगठन पार्टी के साथ साथ बाकी लोग भी कहीं। इसमें एक जो अच्छी बात है कि महाराष्ट्र में बौद्ध कम्युनिटी और चमार कम्युनिटी इस मामले को लेकर इकट्ठी हुई है। मतलब दोनों ये विरोध कर रहे हैं। अब इनका जो विरोध है उसका बेस अलग है। बेस ये है कि भाई एक तो बीजेपी आरएसएस का जो एससी का जो गठजोड़ है उस तोड़ने का जो काम है उसके खिलाफ ये विरोध है, ना कि मातंग या मांग कम्युनिटी के खिलाफ। अगर मातंग या मांग कम्युनिटी या और कोई अन्य कम्युनिटी महाराष्ट्र में शासन प्रशासन में अगर उसका प्रतिनिधित्व कम है तो वो देने की कई मामलों से पहल होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनके देना, असिस्टेंस देना ये ठीक है, लेकिन इसके कारण होगा क्या कि जो महाराष्ट्र में 13% शेड्यूल कास्ट है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब टुकड़े टुकड़े होने का परिणाम क्या होगा कि एससी बड़ी मुश्किल से जो भी इकट्ठे आए हैं उनको भविष्य में इकट्ठे आने के लिए ये रास्ते बंद हो जाएंगे। जाति के अंतर्गत टकराव बढ़ जाएंगे। मान लो अगर एट्रोसिटी एक्ट के तहत किसी महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ तो फिर आज तक जो हालात है कि सारे मिलके उसके खिलाफ उतरते हैं, तो शायद वर्गीकरण के बाद ये मामला नहीं बढ़ेगा। फिर बजट के लिए जैसे आजकल हम सारे मिलके लड़ते हैं, अगर उपवर्गीकरण हुआ तो फिर वो मामला पेंडिंग रहेगा। फिर रिजर्वेशन बैकलॉग पूरा करने के लिए सारे मिलके लड़ते हैं, तो फिर तो वर्गीकरण के हिसाब को लेकर वही क्लास को तो उसके आंदोलन में कितनी ताकत होगी ये आप समझ सकते हैं। और इसीलिए वर्गीकरण के ऊपर ऊपर दिखने वाले फायदे नजर आते हैं, लेकिन उसके पीछे जो बड़ा भारी नुकसान है वो नजर नहीं आता है। और इसमें जो बड़ी बात है, जो सैद्धांतिक लेवल पे हम सभी लोगों को समझना चाहिए कि बाबा साहब ने आरक्षण के भी माध्यम से सभी समाज को इकट्ठा किया। लगभग 7-8 हजार जातियां, इनको एससी एसटी ओबीसी के तीनों टाइटल के नीचे लाया। तो एक तरह से जाति से क्लास तक, वर्ग तक का प्रवास किया। तो एक तरफ से ये डिकास्टिंग प्रोसेस ही है, और ये डिकास्टिंग प्रोसेस को अब बीजेपी फिर कास्ट प्रोसेस में कन्वर्ट कर रही है। तो इसका परिणाम ये होगा कि जाति, उपजाति या जाति अंतर्गत दीवारें मजबूत की जाएगी। तो यहाँ बीजेपी के लिए भी दो बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1 है, बीजेपी तो सामाजिक समरसता का नारा लगाती है और इकट्ठे एससी को या इकट्ठे एसटी को या इकट्ठे ओबीसी को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर वो सामाजिक समरसता कैसी लाएगी, ये आरएसएस की सोचने वाली बात है। दूसरी बात है कि सामाजिक समरसता छोड़िए, आरएसएस बीजेपी हमेशा राष्ट्रभक्त होने का दावा करते हैं। अब राष्ट्रभक्त होने के लिए राष्ट्र तो बनना चाहिए, देश होना एक अलग है और राष्ट्र बनना एक अलग है। अब राष्ट्र बनने के रास्ते में जाति सबसे बड़ी एक रोड़ा है। ये बाबा साहब से लेकर कई समाजशास्त्री, कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कई विचारवंतों ने कहा है। तो बीजेपी और आरएसएस सत्ता की लालच में अपने ही सिद्धांतों को खात्मा करने में लगी है, अपने ही सिद्धांतों को मिटाने में लगी है, क्योंकि उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स आजकल ज्यादा अहम लगी है। तो ये सब क्लासिफिकेशन के माध्यम से, उपवर्गीकरण के माध्यम से, एक तो एससी का गठजोड़ का तोड़ना, ओबीसी का प्रस्तावित है, आदिवासी का आज नहीं तो कल आ जाएगा, क्योंकि एससी के बाद आ जाएगा, इसके बाद क्रिमिलेयर का पॉलिसी है।
तो एक तरफ से जितनी भी हमने 60-70 साल में जो प्रोग्रेस की है, उसका एक तरफ रिवेंज के रूप में बीजेपी की पॉलिसी आ रही है। वर्गीकरण एक उसका चेहरा है, क्रीमी उसका दूसरा चेहरा है। ऐसे अन्य चेहरे जो सामने आ रहे हैं, उसके तहत आरएसएस और बीजेपी अपनी एजेंडा मजबूत करने के लिए और आने वाले दिनों में उसको जो कल्चरल टारगेट है, जो उसके कल्चरल एजेंडा है, उसको हासिल करने के लिए एससी में अम्बेडकराइट अगर तबका है तो नॉन अम्बेडकराइट तबके को तवज्जो देकर अम्बेडकराइट और नॉन अम्बेडकराइट तबके में झगड़े पैदा करना, वाद विवाद पैदा करना, ये बीजेपी के हथकंडे हैं। उसके माध्यम से वोट बैंक की पॉलिटिक्स मजबूत करना, ये दूसरे हथकंडे हैं। और फिर दलितों में, इवन अम्बेडकराइट लोगों में भी जो निकम्मे लोग हैं, निकम्मे मतलब बिकने वाले लोग हैं, मार्केट में खरीद फरोख्त होने वाले लोग हैं, उनको भी अपने साथ लेकर, चाहे वो मंत्री बनाकर, चाहे एमएलसी बनाकर, ये जो एससी का खास करके अम्बेडकराइट लोगों का देश भर का जो एक गिरोह है, उस गिरोह का समाप्त करने के लिए एक बड़ा प्लान बीजेपी का है। जैसा आपने कहा कि एससी में क्रीमी लेयर और सब क्लासिफिकेशन जो है एंटी अम्बेडकर पॉलिटिक्स है, एंटी अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स है। लेकिन दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि दलित थे और वो भी महार समुदाय के थे, उन्होंने ये पूरी जो है ना प्रक्रिया शुरू की और उन्होंने जबरदस्ती क्रीमी लेयर भी जोड़ दिया। गवई साहब को आप पर्सनली भी जानते होंगे। इस पे एक जी, छोटी सी टिप्पणी। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी ना सिर्फ नॉन अम्बेडकराइट लोगों को निगल रही है, बीजेपी इवन कुछ अम्बेडकराइट लोगों को भी उनके साथ लेकर, उनको मंत्री बनाकर, एमएलसी बनाकर, एमपी बनाकर, कुछ अन्य तरीके से प्रमोट करके, इसी कैटेगरी में ये गवई भी आते हैं। और चलिए इसीलिए गव गवई भी है, बुद्धिस्ट भी है, लेकिन पॉलिटिकली क्या वो बीजेपी के साथ है, क्या आरएसएस के साथ है, क्या उनके वीरेंद्र शास्त्री के साथ जाके मिलते हैं। हाँ, तो फिर जो धीरेन्द्र शास्त्री को जाके मिलता है, उसके बारे में उम्मीद क्या रखना है। तो ऐसे लोगों को बाबा साहब के समय भी उपज थी, आज भी है, भविष्य में भी रहेगी, लेकिन ऐसे लोगों को बीजेपी ज्यादा तवज्जो देगी। ये भविष्य का एक तरह का एक साफ सुथरा पिक्चर हमारे सामने है। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और वर्गीकरण का महाराष्ट्र में क्या है इतिहास और उसके इम्पैक्ट क्या होंगे और कैसे एंटी अम्बेडकर पॉलिटिक्स है, बहुत शानदार तरीके से सुरेश माने साहब ने समझाया। पूरा वीडियो देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया। चलो, शुक्रिया आपका भी और आप सभी दर्शकों का।